Good morning, students. Today we are going to complete part 2 of chapter 19 pertinent CPM. अभी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है पढ़ा था नंबरिंग ऑफ एन इवेंट्स तक। यहां तक मैंने आपको दिया था नंबरिंग ऑफ एन इवेंट्स तक पढ़ने के लिए। उम्मीद है आप लोगों ने अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ा होगा। अब हम पर्ट और सीपीएम के पार्ट 2 की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है कि जो हमारे पास में नेटवर्क डायग्राम होता है वो किस तरह से बनाया जाता है। तो हमें बहुत जरूरी से सीखना है कि नेटवर्क डायग्राम किस तरह से बनाया जाता है। नाउ हम शुरुआत करेंगे अप्रोचेस फॉर नेटवर्क डायग्राम से। अप्रोचेस फॉर नेटवर्क डायग्राम से हमारी क्या समझ में आता है कि जो नेटवर्क डायग्राम है वो दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है उनकी, एक एओए और एक एओएन। तो एओए का मतलब है एक्टिविटी ऑन आर्क। सबसे पहले हम इस स्लाइड के अंदर इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एओए है इसका मतलब है कि एओए एरो को यूज करता है टू रिप्रेजेंट एक्टिविटीज एंड नोड्स टू रिप्रेजेंट इवेंट्स। यानी जो हमारे पास में एज होगी वो एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करेगी और जो हमारे पास में वर्टेक्स या नोड होगी वो इवेंट को रिप्रेजेंट करेगी। ये इवेंट ओरिएंटेड अप्रोच होती है हमारे पास में। और जो एओ की अप्रोच है वो एक डमी एक्टिविटी जो हमने पीछे भी पढ़ी थी उसको लगाना हमें पड़ता है इसके अंदर डमी एक्टिविटी के। और क्योंकि हमें क्लैरिफाई करना होता है प्रेसिडेंस रिलेशनशिप को बिटवीन टू एक्टिविटीज। और ये डमी एक्टिविटी हमें पता है जीरो टाइम एक्टिविटी होती है और कोई रिसोर्स नहीं लेती। डमी एक्टिविटी दो सिचुएशन के अंदर यूज होगी। कब यूज होगी? पहली सिचुएशन when two or more activities start and end at the same node, यानी सेम जो है नोड से स्टार्ट हो और सेम नोड पर खत्म हो रही हो दोनों जो है, तो हमें डमी एक्टिविटी लगानी पड़ेगी। दूसरा केस वो है कि when two or more activities share the same precedence activity but not all the precedents are shared। तो ये दो तरह के केसेस हैं। तो जो डमी एक्टिविटी है वो एओए के केस में लगेगी, यानी एक्टिविटी ऑन आर्क के केस में लगेगी। और दोनों तरह के नेटवर्क डायग्राम हमको बनाने आने चाहिए, एओए भी और एओएन भी। तो एओए की प्रैक्टिस हमें अच्छे से करनी है। एओएन बहुत आसानी से बन जाता है जैसे आप देखेंगे भी आगे। तो हमें एओए डायग्राम पहले देखना है, उसके बाद हम एओएन की बात करेंगे। देखिए अब इसी को एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं। तो एक एग्जाम्पल नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे हम और उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। नाउ वी कम टू एग्जाम्पल ऑन एओए। एग्जाम्पल 1 किस तरह से दे रखा है कि ड्रॉ ए एओए नेटवर्क डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट लेटर्स। यानी यहाँ ऑपरेशंस जो एक्टिविटीज हैं उन्हें ABCDEFG ऐसे रिप्रेजेंट कर रखा है और ये जो पोस्ट ऑपरेशंस हैं ये हमने रिप्रेजेंट कर रखी है। कैसे कि भाई ए एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको कोई प्रीसीड नहीं करता, बी एक्टिविटी को ए एक्टिविटी प्रीसीड करती है। प्रीसीड करने का मतलब ये है कि बी एक्टिविटी जब ही होगी जब ए खत्म हो जाएगी, सी एक्टिविटी जब होगी जब बी खत्म हो जाएगी, डी भी जब होगी जब सी खत्म हो जाएगी, ई भी जब होगी जब सी खत्म हो जाएगी, एफ डी को प्रीसीड करेगी और जी ई को प्रीसीड करेगी और एच फिर दोबारा से सी को प्रोसीड करेगी। तो अगर इसका हम एओए डायग्राम बनाए तो इसका एओए डायग्राम इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। देखिए यहां पर हमने एरो के ऊपर एक्टिविटी को मार्क कर रखा है और जो नोड्स हैं उनकी हमने नंबरिंग कर रखी है फल्करसन रूल से। तो हमें इसी तरह से एक्टिविटी दिखानी है एरो के ऊपर और ये डायग्राम जो है ये डायग्राम एओए डायग्राम कहलाएगा। इसको हम अच्छे से आगे भी एक एग्जांपल पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से बनाना सीखेंगे। हम बात करेंगे जो दूसरी तरह का नेटवर्क डायग्राम होता है और वो कहलाता है एक्टिविटी ऑन नोड यानी एओएन डायग्राम। इसको हम प्रेसिडेंस डायग्राम भी कहते हैं और ये जॉन डब्ल्यू फॉन्डल जो यूएसए के थे और बी रॉय ने फ्रांस में करीब करीब एक ही समय पर दिया था। और ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, ये नई एक्टिविटी ही है। ज्यादातर वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद में ये सारा काम होना शुरू हुआ है। और इसके अंदर जो है नोड्स रिप्रेजेंट करती हैं एक्टिविटीज को और एरो इंडिकेट करते हैं प्रेसिडेंस
रिलेशनशिप को। ये एक्टिविटी ओरिएंटेड डायग्राम होता है हमारे पास में। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम एक AON डायग्राम देखेंगे, किस तरह से AON डायग्राम है और उसके बारे में पढ़ेंगे। अब एग्जांपल 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा ड्रॉ एन AON नेटवर्क डायग्राम फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट लीडर्स। यहाँ पर ऑपरेशन दे रखी है हमें ABCDEF और A को प्रीसीड करती है B और C, यानी B और C होने से पहले A हो जाएगी, B D और E के होने से पहले होगी, C D के होने से पहले होगी, D F के होने से पहले होगी और E और F G के होने से पहले होंगी हमारे पास में। तो अगर इसको हम बनाएं तो बहुत आसान है, A के बाद B और C होनी है, फिर B D और E के बाद होनी है तो D और E आ जाएगा हमारे पास में, फिर D जो है वो F के बाद होनी है और C भी D को प्रीसीड करती है तो C भी A से निकल के जाएगी और C में जाएगी और C से फिर D में जाएगी हमारे पास में, और E और F दोनों G को प्रीसीड करते हैं तो E और F दोनों G पर जाकर खत्म हो जाएंगे। यहाँ A स्टार्टिंग एक्टिविटी है और G हमारी एंडिंग एक्टिविटी है। इसको भी हम देखेंगे आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे उसके अंदर किस तरह से AON डायग्राम का यूज करते हैं। लेकिन AON डायग्राम काफी आसान है बनाना, बहुत इजीली बन जाता है, और जो रिक्वायर्ड कंडीशंस हैं डायग्राम बनाने की, जो हमने पहले पार्ट के अंदर डिस्कस करी थी, वो आपको सब ध्यान रखनी है कि एक दूसरे को एरो कट नहीं करेगा, इस तरह से रिप्रेजेंटेशन बनानी है और जो भी एरर्स हैं उन एरर्स को हमें रिमूव करना है। अब हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल की और यहां से सीखना शुरू करेंगे कि किस तरह से नेटवर्क डायग्राम बनता है। और नेटवर्क डायग्राम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम AOA नेटवर्क डायग्राम की बात करते हैं। तो इसमें हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसको हमने एग्जाम्पल 3 कहा, और इसमें हमें A से K तक ऑपरेशन दे रखी है और साथ साथ हमें पोस्ट ऑपरेशन गिवन है। तो जिस हिसाब से ऑपरेशन हमें गिवन है उसी हिसाब से हम ऑपरेशन लगाते चले जाएंगे और ऑपरेशन लगाने के बाद हम नेटवर्क डायग्राम अपना प्रिपेयर करते चले जाएंगे। तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले जो हमने ऑपरेशन है वो हमारी A ऑपरेशन है, लेकिन A ऑपरेशन को कोई ऑपरेशन प्रीसीड नहीं कर रही है, तो इट मींस जो हमारी एक्टिविटी A है उसको कोई और एक्टिविटी प्रीसीड नहीं करेगी। तो इसका मतलब A एक्टिविटी के लिए दो इवेंट्स होंगे हमारे पास में, एक स्टार्टिंग इवेंट होगा और एक उसका एंड इवेंट होगा। यानी जो पहला नोड हमने लिया है जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमारे पास यानी टेल को रिप्रेजेंट करेगा और वो स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी A को इवेंट को बताएगा, और जो एरो है वो एंड ऑफ एक्टिविटी A को इस तरह के इवेंट को बताएगा। तो ये हमने कहा भी है सॉल्यूशन के अंदर पॉइंट फर्स्ट में, द एक्टिविटी A हैज नो प्रीसीडिंग एक्टिविटी सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो लाइन एज शोन बिलो। अब इसी डायग्राम को कंटिन्यू करते हुए हम देखते हैं कि जो एक्टिविटी B और C है वो साइमल्टेनियसली हो सकती हैं, लेकिन दोनों एक्टिविटी किससे प्रीसीड होती हैं? A से प्रीसीड होती हैं। तो उनको हम किस तरह से दिखाएंगे? यानी स्टार्टिंग इवेंट तो दोनों का एक ही है, लेकिन टर्मिनेटिंग इवेंट दोनों का अलग अलग होगा। एक्टिविटी B और C का दोनों का टर्मिनेटिंग इवेंट अलग अलग होगा, और ये रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो जाएगी कि भाई पहले एक्टिविटी A हुई और एक्टिविटी A के होने के बाद B और C हुई। क्यों? क्योंकि B और C दोनों प्रीसीड हो रही थी किस एक्टिविटी से? A एक्टिविटी से हमारे पास में। अब अगर हम पॉइंट थर्ड की बात करें और पॉइंट थर्ड में देखें तो एक्टिविटी C जो है वो प्रीसीड करती है किसको? एक्टिविटी D को, और एक्टिविटी E जब कंप्लीट होगी जब एक्टिविटी B और C कंप्लीट हो जाए। तो अगर हमें यहां रिप्रेजेंटेशन देनी है तो यहां हमें एक डमी लगानी पड़ेगी, और डमी को हमने D1 से रिप्रेजेंट कर लिया है, जो एक एरो जो ब्लैंक एरो है उससे या डॉटेड लाइन से जो है हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे लॉजिकल फ्लो हमारे प्रोजेक्ट का बना रहे। तो अगर आप ध्यान से देखें कि भाई हमारा आधा डायग्राम तो B और C तक तो बन गया था, अब C जो है वो D को प्रीसीड करता है, और एक्टिविटी E जब होगी जब B और C दोनों कंप्लीट हो जाए। तो हमने ये कहा था कि दो एक्टिविटी सेम एरो से रिप्रेजेंट नहीं हो सकती, या एक एक्टिविटी को हम दो एरो से रिप्रेजेंट
नहीं कर सकते। तो बी और सी दोनों अलग अलग एक्टिविटी है, इसलिए एक हमें डमी D1 लगानी पड़ेगी। और फ्लो किस तरह से होगा कि बी और सी होने के बाद में एक्टिविटी ई हो रही है हमारी। तो अगर हम देखें, पहले बी होगी, फिर सी होगी, और बी और सी को हमने किससे कनेक्ट कर लिया है, डमी D1 से कनेक्ट कर लिया, और इन दोनों के होने के बाद हमारी एक्टिविटी ई कंप्लीट होगी। और ई एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद में एक इवेंट आएगा, एक्टिविटी ई के कंप्लीट होना, और डी कंप्लीट होने के बाद में एक इवेंट आएगा, एक्टिविटी डी का कंप्लीट होना। अब इसी तरह से हम प्रोसीड करते चले जाएंगे। हमने आधा डायग्राम बना लिया था। अब अगर हम आगे देखें तो हमारी जो एक्टिविटी एफ है वो ई प्रोसीड कर रही थी, और एक्टिविटी जी भी ई से प्रोसीड हो रही थी। तो ये दोनों ई से निकलेंगे, यानी जब इवेंट ई कंप्लीट हो गया उसके बाद एक्टिविटी जी और एक्टिविटी एफ निकलेगी, और इनके कंप्लीट होने के नोड हमने फिर सर्कल से रिप्रेजेंट कर रखे हैं। अब एक्टिविटी एच जो है वो जी के कंप्लीट होने के बाद होगी। तो ये हमने अगले जी इवेंट कंप्लीट होने के बाद जो नोड है, यानी जो वर्टेक्स है, उससे हमने एक एरो एच से दिखाया है, और वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास में जो एक्टिविटी आई है वो जब होगी जब हमारी एक्टिविटी डी और एफ कंप्लीट हो जाए। अब यहां हमें एक डमी लगानी पड़ेगी, यानी हमें डी और एफ के होने के बाद कौन सी एक्टिविटी हो रही है, आई एक्टिविटी हो रही है हमारे पास में। तो यहां एक हमें डमी लगानी पड़ेगी। अब जे एक्टिविटी एच और आई के होने के बाद होगी। तो यानी एच और आई को अगर हमें जोड़ना है या उसमें रिलेशनशिप दिखानी है तो क्या करेंगे, हम एक डमी लगाएंगे D3, और उसके बाद एक्टिविटी होगी हमारे पास में जे, और जे एक्टिविटी होने के बाद लास्ट एक्टिविटी होगी के, और के एक्टिविटी के बाद हमारा वर्क या हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से इस पूरे के पूरे ग्राफ को बनाने के लिए या एक रफ ड्राफ्ट बनाने के लिए नेटवर्क डायग्राम का हमें 3 एक्टिविटी का यूज करना पड़ा है। डमी जो हमने यूज करी है D1, D2 और D3, जिनको हमने ब्लैंक एरो से रिप्रेजेंट करा है। आप इसको डॉटेड लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, और आपकी बुक के अंदर डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट कर रखी है। और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 2 भी है। तो अगर आप ध्यान देखें तो वहां जिस तरह से बनाया है आप उस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये हमने एक इसका रफ ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, लेकिन ये अभी हमारा करेक्ट जो है डायग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ एरर हैं हमारे पास में, और एरर जो है इसके अंदर है डैंगिंग और रिडंडेंसी हमारे पास में। देखो, 2 तरह के एरर है। डैंगिंग का मतलब ये होता है कि कोई हवा में लटका हुआ है हमारे पास में। तो अगर हम कोई भी एक्टिविटी हमारे पास में हवा में लटकी है, या कोई इवेंट हवा में लटका हुआ है, हवा में लट से मतलब क्या होगा कि भाई उसके आगे कोई एक्टिविटी जो है नहीं हो रही है, या सिर्फ डमी एक्टिविटी हो रही है। तो अगर हम ध्यान से देखें कि यहाँ आई मेरे पास में एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके आगे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो डैंगिंग आ गई। साथ साथ जो एक्टिविटी डी और एफ को जोड़ रही है वो D2 एक एक्टिविटी जोड़ रही है, और ये एक्टिविटी कैसी होगी, ये एक डमी एक्टिविटी होगी, और यहां पर रिडंडेंसी आ गई हमारे पास में। तो ये रिडंडेंसी दूर हो सकती है कि अगर डी और एफ दोनों सेम इवेंट में खत्म हो जाए तब रिडंडेंसी खत्म हो जाएगी, और आई और एच अगर सेम इवेंट में खत्म हो जाए तो हमारे पास में डैंगिंग खत्म हो जाएगी। और नए तरह का जो ग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे जो हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, या नेक्स्ट स्लाइड पे जो रिप्रेजेंट कर रखा है, उस तरह से शो होगा। देखिए किस तरह से शो होता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चले। अब हम देखें कि 5th पॉइंट के अंदर दस द फाइनल ड्राफ्ट इज एज शोन बिलो, रिमूविंग द एरर, यानी मिनिमाइजिंग द डमीज इन रफ ड्राफ्ट। हम यही कोशिश करते हैं कि डमीज हमारी जो है वो क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। तो डमी मिनिमाइज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, D2 डमी हम हटा सकते हैं। डी और एफ सेम इवेंट पे खत्म हो गए। अगर देखें एक D3 भी हम खत्म कर सकते हैं। आई और एच हमारे पास सेम इवेंट पर खत्म हो गए। इस तरह से डमी जो है वो रिमूव हो गई। क्या हम D1 रिमूव कर सकते हैं? नहीं, हम D1 रिमूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉजिकल फ्लो जो है वो आपका मेंटेन होना चाहिए। लॉजिकल फ्लो आपका मेंटेन होना चाहिए। अब लॉजिकल फ्लो मेंटेन होने के लिए हमारे पास में हम ये ध्यान रखेंगे कि फ्लो हमारा हमेशा लेफ्ट टू राइट रहे, और ऐसा ना हो कि कोई एक्टिविटी बाद में होनी थी वो आप पहले कर लें और पहले वाली एक्टिविटी बाद में करें। तो ये आप जरूर चेक कर लें एक बार जब आप फाइनल ड्राफ्ट बना लें कि आपका लॉजिकल डायग्राम कंप्लीट है, यानी लॉजिकली
जिस तरह से आपको एक्टिविटी प्रोसीड करनी थी वो सब एक्टिविटी उसी तरह से प्रोसीड हो रही है या नहीं। जैसे अगर हम देखें यहाँ क्वेश्चन के अंदर जो आई एक्टिविटी है उससे पहले डी और एफ कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। तो अगर हम ध्यान से देखें ग्राफ के अंदर अब डी और एफ कंप्लीट हो गई है आई से पहले। इसी तरह से जे होने से पहले एच और आई एक्टिविटी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। ये भी हम देख रहे हैं कि जे एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, जे एक्टिविटी होने से पहले आई और एच दोनों कंप्लीट हो गई हैं। तो बिल्कुल आपको ध्यान से बनाना है, पहले रफ ड्राफ्ट आप बनाएंगे और रफ ड्राफ्ट बनाने के बाद में आप इसको कोशिश करेंगे कि अगर डमी रिड्यूस हो सकती है या मिनिमाइज हो सकती है तो मिनिमाइज करेंगे और फिर आप एक फाइनल ड्राफ्ट इसका तैयार करेंगे ग्राफ का। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। तो आपको कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आप करें। कोई दूसरी बुक आपके पास अवेलेबल हो उससे करें या नेट से अवेलेबल हो आपके पास में क्वेश्चन, तो वहां से आप क्वेश्चंस करें कि किस तरह से आप नेटवर्क बनाएंगे। फाइनली जो नेटवर्क डायग्राम है, फल्करसन रूल नंबरिंग का जो है हमारे पास में, उसका यूज करते हुए इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, यानी 10 तक हमारे पास में यहाँ नंबरिंग होगी। और ये नंबरिंग जो है फल्करसन रूल से हम करेंगे। और फल्करसन रूल उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा, बहुत आसान है। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि नंबरिंग इस तरह से हो कि कोई हमारा जो इवेंट एक्टिविटी है वो एक्टिविटी जो है वो लॉजिकल अपना पाथ ना छोड़े। यानी नंबरिंग हमारे पास में इसी तरह से होगी और लेफ्ट टू राइट हमें नंबरिंग करनी होती है। ऐसा ना हो कि 4 पहले आ जाए और 3 बाद में हो। सेम लेवल पर तो हो सकती है वो एक्टिविटी, जो सेम लेवल पर होंगी कॉन्करेंट एक्टिविटी कहलाती हैं और कॉन्करेंट एक्टिविटी पॉसिबल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि नंबर 4 पहले आ जाए और नंबर 3 उसके बाद में हो। तो फ्लो को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ये ध्यान रखेंगे और फल्करसन रूल से इसकी नंबरिंग कर लेंगे। Now we consider another example, एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करके चलेंगे। ये मैंने एक बुक में से लिया है, आपके पास नहीं है अवेलेबल ये वाली बुक, लेकिन कोशिश करता हूँ इससे आपको समझ में आ जाए। जो मैंने अभी मुंह से बोला है उन्होंने इसको लिख के दिखाया है और आप इसको अच्छे से पढ़ें जिससे आपको नेटवर्क डायग्राम बनाना क्लियर हो जाए। तो उसने क्या कहा, कंस्ट्रक्ट अ नेटवर्क डायग्राम फॉर द प्रीडिसेसर रिलेशनशिप एज शोन इन द टेबल 12.1। तो 12.1 में दे रखा है हमें एक्टिविटी दे रखी है ए से एल तक और इनकी प्रीडिसेसर एक्टिविटी हमें गिवन है। देखिए किस तरह से कहा उसने इसके सॉल्यूशन में। उसने कहा इन कंस्ट्रक्टिंग द नेटवर्क डायग्राम वी टेक वन एक्टिविटी एट अ टाइम एंड परफॉर्म इट ओनली आफ्टर द प्रीडिसेसर एक्टिविटी इज कंप्लीटेड। यानी एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद ही अगली एक्टिविटी होगी, उससे पहले आप एक्टिविटी शुरू नहीं कर सकते। इनफैक्ट the only criteria while constructing the network diagram is the predecessor relationship। यानी जो predecessor relationship है कि भाई पीछे कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली उसके बाद कौन सी एक्टिविटी करनी है, बस इसी का ध्यान रखना है। तो उसने कहा the network is constructed as follows। तो नेटवर्क किस तरह से कर सकते हैं, देखिए कंस्ट्रक्ट। उसने कहा एक्टिविटी A has no predecessor and hence we start with activity, we are at liberty to name the events in anyway at times a situation of some activity proceeding from event 3 to event 2 is also acceptable। कहीं कहीं acceptable हो सकती है, लेकिन आपकी बुक में कोई क्वेश्चन नहीं है इस तरह का जहां acceptable हो। तो पैटर्न लेफ्ट से राइट ही रहेगा। द नंबरिंग पैटर्न इज असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। द फर्स्ट स्टेप इन कंस्ट्रक्टिंग द नेटवर्क डायग्राम इज एज शोन। तो ये हमने दिखा रखा है, जैसे हमने पिछले एग्जांपल में भी बताया था, ये बिल्कुल इसी तरह से इन्होंने भी दिखा रखा है। अब देखिए आफ्टर एक्टिविटी ए इज कंप्लीटेड टू एक्टिविटीज नेमली बी एंड सी कैन कमेंसेस साइमल्टेनियसली। यानी बी और सी एक साथ साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। तो इनको हमने किस तरह से शो करा है, फिगर 12.6 हमें दे रखी है, उसके अंदर हमने दिखा रखा है पहले एक्टिविटी ए हो गई और बी और सी हो गई, साथ साथ हम नंबरिंग भी करते चले जा रहे हैं। मैं इससे पहले वाले में हमने नंबरिंग सबसे लास्ट में करी थी, ऐसे भी कर सकते हैं या हम चाहें तो नंबरिंग हम साथ साथ भी कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ नंबरिंग करते हुए वही लॉजिकल फ्लो का आपने ध्यान रखना है। तो मेरा आपको यही सजेशन है कि नंबरिंग आप लास्ट में करें तो इट इज मच बेटर। अब आगे की बात करते हैं। इसमें सी जो पॉइंट है उसने कहा एक्टिविटी डी
can start after activity B is completed and activities E and F can start after activity C is completed। तो ये आपको जो हमें क्वेश्चन दे रखा था उस क्वेश्चन में इसी तरह से है कि डी तो बी के होने खत्म होने के बाद शुरू होगी और ई और एफ सी के खत्म होने के बाद होगी। तो देखिए इसको हमने नेटवर्क डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है कि भाई ए खत्म हो गई, ए के बाद बी और सी साइमल्टेनियस होंगी, बी के बाद डी एक्टिविटी होगी और सी के बाद ई और एफ एक्टिविटी होंगी और साथ साथ इनको हम नंबरिंग करते भी चल रहे हैं। अब ये हमारा थर्ड स्टेप था कंस्ट्रक्शन ऑफ नेटवर्क में। अब नेक्स्ट स्टेप यानी फोर्थ स्टेप की अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी जी है वो डिपेंड करती है कंप्लीशन ऑफ बोथ एक्टिविटी डी एंड ई। यानी जो एक्टिविटी मेरे पास में जी है वो डी और ई के कंप्लीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब वो डी और ई के ऊपर डिपेंड करेगी, नाउ अगर हम देखें ध्यान से कि एक्टिविटी डी इज कंप्लीटेड इन नोड 4 एंड एक्टिविटी ई इज कंप्लीटेड इन नोड 5, तो ये 4 और 5 में कंप्लीट हो रही है हमारे पास में। We however need a common point where both activity D and E have ended. Hence, we make changes to network as shown. तो हम क्या करेंगे, दोनों को कहां ले जाएंगे, सेम एंड इवेंट्स के ऊपर ले जाएंगे। यानी D और E का जो एंड इवेंट है वो सेम, यानी जो हमने नंबर 5 और 7 दिया था वो अब सेम हो जाएगा। सॉरी, आगे हम चलें। अब एक्टिविटी H जो है वो G और F के ऊपर डिपेंड करती है, which means that कि for activity H to start there has to be a common point where both activity G and F end. However, activity K depends only on the completion of activity G. Hence, there has to be an event where only activity G is complete and event where both activity G and F are completed. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक डमी लगानी पड़ेगी। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक डमी लगानी पड़ेगी। तो जब हम डमी लगाएंगे तो डमी लगाने के बाद में देखिए किस तरह से रिप्रेजेंट होगा। ये 5th स्टेप के अंदर हमने दिखा रखा है और डायग्राम हमारा जो है वो चेंज होकर इस तरह से हो जाएगा। नाउ जो फाइनल एक्टिविटी L है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, H और K के कंप्लीशन के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब दोनों एक्टिविटी H और K सेम नोड के अंदर खत्म होनी चाहिए, ठीक है ना। और ये जो एक्टिविटी L है इन दोनों के खत्म होने के बाद होनी है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा फिगर 12.9 है उसमें जो हमने 8 और 9 दिया है उसको हम सेम एंड इवेंट बनाएंगे, यानी 8 और 9 मर्ज हो जाएंगे हमारे पास में और 8 और 9 मर्ज होने पर हमें एक पॉइंट 8 मिलेगा, जो नंबर 8 मिला है। और ये 8 किस इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये इवेंट को रिप्रेजेंट करेगा कि एक्टिविटी K और H कंप्लीट हो गई है और इसके कंप्लीट होने के बाद में लास्ट एक्टिविटी L जो है वो परफॉर्म की जाएगी और कंप्लीट नेटवर्क जो है वो नीचे हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। यहां इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है कंसीव करना एक एंटायर नेटवर्क डायग्राम को बिगिनिंग ऑफ द प्रॉब्लम में, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो मिस्टेक्स आपकी कम होती चली जाएंगी और आपका डायग्राम जो है वो स्टेप बाय स्टेप करेक्ट होता चला जाएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है डायग्राम बनाने में किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो वो आप मुझसे डिस्कस करें। लेकिन अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैंने एक्सरसाइज आपको दी है तो इसके सभी एग्जांपल और सभी क्वेश्चन आपने इसमें करने हैं। तो मैं चाहूंगा आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें और इसको कंप्लीट करें। और नेटवर्क डायग्राम अगर आपको बनाना आ गया तो ये मान के चलिए आपको पर्ट और सीपीएम करना आ गया है। अब एक्सरसाइज आपने करनी है कि हमें सारे एग्जांपल्स करने हैं और जो एक्सरसाइज 19.1 है पेज 766 के ऊपर वो करनी है। और दोनों तरह के नेटवर्क डायग्राम आप कोशिश करें, एओए और एओएन। एओएन बहुत आसान है, एओएन के लिए सिर्फ आपको एक्टिविटी नोड पे दिखानी होती है और फ्लो जिस तरह से एक्टिविटीज का हो रहा है उस तरह से आप लेफ्ट टू राइट फ्लो बनाते चले जाएं तो आपके पास एओएन डायग्राम बन जाएगा। एओ के लिए मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें डमी लगानी पड़ती है, रफ ड्राफ्ट बनाना पड़ता है और उसके बाद में उसको फेयर या फाइनल ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा।
तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करें और इसको आप कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू।